अस्सलामुअलैकुम बच्चों, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हमें 11th की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर उठाना है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम जनरली डिफाइन करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ subatomic particles. The arrangement of subatomic particles in an atom is called atomic structure. यह पॉइंट याद रखो कि अरेंजमेंट क्या है सबएटॉमिक पार्टिकल्स की इनसाइड एन एटम। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो लेट अस डिस्कस दैट। पहले हम डिस्कस करेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्या है इसमें एक गिलास ट्यूब होता है, हार्ड गिलास ट्यूब, नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट्स अ हार्ड गिलास ट्यूब। इसके दोनों एंड्स पे, दोनों साइड पे 2 मेटेलिक प्लेट है कनेक्टेड, एंड दीज 2 मेटेलिक प्लेट्स आर कनेक्टेड टू बैटरी। दिस इज अ बैटरी. This is the positive terminal of the battery. This is negative terminal of the battery. A metallic plate that is connected to the positive terminal of the battery is called anode. So this is anode. Positive. A metallic plate that is connected to negative terminal of the battery is called cathode. और ये जो गिलास ट्यूब है, इट इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप, कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। यहां तक आया समझ में? और ये साइड है, यहां से इसको यहां से कोट करो विद जिंक सल्फाइड कोटिंग। यहां तक आया समझ में? इट्स अ glass tube has 2 metallic plates on 2 sides. One metallic plate is connected to positive terminal of battery called anode. Another metallic plate is connected to negative terminal of the battery is called cathode. और ये जो एनोड का ये एनोड है प्लेट, इसके पीछे जो गिलास ट्यूब है, यहां पर क्या कोटिंग करो? जिंक सल्फाइड की। और इस गिलास ट्यूब को कनेक्ट करो किससे? वैक्यूम पंप से। और ये जो जिंक सल्फाइड, अच्छा अब देखो, ये जो जिंक सल्फाइड है, it shows the property of fluorescence. It shows fluorescence. It shows the property of fluorescence. अच्छा, फ्लोरेसेंस क्या होता है? जब एक चार्जड पार्टिकल होता है, हाईली मूविंग चार्जड पार्टिकल, अगर इस पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन की कोटिंग है, अगर इस बोर्ड पे यहां पर जिंक सल्फाइड कोटिंग है या जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, जस्ट लाइक जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, जो इसका पिक्चर ट्यूब होता था, उसको जो आगे होता था, दैट इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अच्छा, ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, अच्छा यहां पर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, यहां पर हाईली मूविंग चार्जड पार्टिकल है, अगर वो उसको क्या करेगा? कोलाइड करेगा, स्ट्राइक करेगा, किसको? जिंक सल्फाइड स्क्रीन को। सो यहां पर फ्लक्चुएशन होगी, यहां पर इटरेशन होगी, यहां पर लाइट जलेगी, जहां पर चार्जड पार्टिकल उसको क्या करेगा? स्ट्राइक। सो व्हाट इज फ्लोरेसेंस? द इटरेशन, द फ्लक्चुएशन
the fluctuation or iteration while a charged particle strikes ZNS screen is called फ्लोरिसेंस या फास्फोरिसेंस भी बोलो। यहां तक आया समझ में? तो क्या हुआ फ्लोरिसेंस? अगर ये चार्जड पार्टिकल है, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, अगर ये चार्जड पार्टिकल इसके साथ क्या करेगा, कोलाइड यहां पर, तो यहां पर क्या होगी, फ्लक्चुएशन होगी, यहां पर लाइट जलेगी, यहां पर क्या होगी, यहां पर इटरेशन होगी। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लोरिसेंस। और ये जो ये साइड है यहां से कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप, यहां से ये आयर निकालता है और प्रेशर को मेंटेन करता है। वैक्यूम पंप क्या करता है, इट रिमूव्स एयर एंड मेंटेन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एंड मेंटेन्स प्रेशर इन द ट्यूब यहां तक आया समझ में? यह है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा देखो, अब इस ट्यूब में हमको एक पर्टिकुलर गैस रखेंगे। चलो हमने इसमें हाइड्रोजन रखा है, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस रखा है, और यहां पर है प्रेशर अभी गैस का 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल करेंगे ना कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो मोर द नंबर ऑफ कोलिजन, मोर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मोर इज द प्रेशर। द प्रेशर ऑफ द गैस इज बिकॉज ऑफ इट्स कोलिजन टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब देखो कुछ पॉइंट्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहां पर है ना गैस, ये जो गैस है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ये याद रखो, गैस जो होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जब रूम टेम्परेचर होगा या कोई भी टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, अंडर नॉर्मल कंडीशंस गैसेस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये पॉइंट याद रखो, अंडर नॉर्मल कंडीशंस टेम्परेचर होगा 25 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा बराबर 1 एटमॉस्फेयर। अंडर नॉर्मल कंडीशंस गैसेस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये याद रखो, गैसेस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, इसमें जो गैस है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जो हमने बैटरी यहां पर की थी ना फिक्स, एंड देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, मगर यहां पर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। आया समझ में? सो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर इज नो करंट। यहां तक आया समझ में? मगर जब हम प्रेशर को कम करेंगे बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, और कितना प्रेशर कम करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर नहीं रखेंगे, इससे कम रखेंगे, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, और पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। कितना वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट। जब हमने प्रेशर कम किया और पोटेंशियल को इंक्रीज किया, उस वक्त यहां पर करंट फ्लो होगी। समझ आया? यह पॉइंट याद रखो। अंडर लो प्रेशर कितना होगा, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, एंड हाई वोल्टेज कितना, 10,000 टू 20,000 वोल्ट्स। गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ में? यहां तक नोट करो। देखो, जब इसमें हम कोई गैस रखेंगे, प्रेशर कितना है, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। ये पॉइंट याद रखो। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इसको आयोनाइज करेगा, वो हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, वो छोड़ो। सिंपली याद रखो, जब हमने इतना पोटेंशियल अप्लाई किया, यहां पर जो भी कोई गैस होगा वो आयोनाइज होगा। क्या होगा? सपोज यहां पर हाइड्रोजन गैस है, वो आयोनाइज होगा, H will give us, हाइड्रोजन will give us H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन।
यहां तक आया समझ में? अगर यहां पर नाइट्रोजन गैस होगा, सो नाइट्रोजन विल गिव अस N पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां तक आया समझ में? अगर इसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन विल गिव अस O पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां तक आया समझ में? अच्छा, और एक पॉइंट, अगर यहां पर आर्गन गैस होगा, वो हमें देगा आर्गन पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? सो अंडर लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल और हाई वोल्टेज, यहां पर गैस क्या होगा? आयोनाइज। और क्या होगा? ए काइंड ऑफ इनविजिबल रेज दैट स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। यानी कहां से स्टार्ट हुई? एनोड से, और कहां पर गई? कैथोड से। तो यहां पर हम, यहां से रेज आएंगी, ऐसे रेज आएंगी। तो जब ये रेज आएंगी, दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज। यहां तक आया समझ में? तो जब हम यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 10⁻⁴, और वोल्टेज कितना होगा? 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट। ये जो गैस आयोनाइज होगा, और होगा क्या? ए काइंड ऑफ इनविजिबल रेज दैट विल मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सच रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? पहले यहां तक नोट करो, स्क्रीनशॉट उठाओ। देखो, अब समझो पॉइंट को। जब यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई किया बिटवीन टू प्लेट्स? 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट्स। यहां पर ए काइंड ऑफ इनविजिबल रेज विल अपीयर फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, सच रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो लिखो, एट 10⁻⁴ atmospheric pressure and potential of 10,000 to 20,000 volt, a kind of invisible rays move from cathode to anode, which are called cathode rays। यहां तक आया समझ में? तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर होगा और पोटेंशियल होगा 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट, ए काइंड ऑफ इनविजिबल रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहां पर फ्लक्चुएशन होगी, यानी ये जो मेटेलिक प्लेट है, बियॉन्ड मेटेलिक प्लेट, यहां गिलास पे, जिसपे क्या कोट है, जिसपे कौन सा ये स्क्रीन है, जड़ है ना स्क्रीन, यहां पर ग्रीनिश लाइट आएगी। तो यहां पर आएगी ग्रीनिश लाइट आएगी, ये याद रखो। अभी यहां तक आया सारा समझ में? तो ये कैथोड रेज कहां से ऑरिजिनेट होती है? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहां तक आया, सच रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। यहां तक नोट किया सारा। अब हम कैथोड रेज की क्या करेंगे? डिस्कस प्रॉपर्टीज। तो आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे।
प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। समझ आया? पहला पॉइंट लिखो, दे ट्रेवल along a straight path। ये जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा? देखो कैसे पता चलेगा। ये वो गिलास ट्यूब है जिसमें कैथोड रेज यहाँ से स्टार्ट होती है कैथोड से और जाती है एनोड की तरफ, और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। ये जा रही ना कैथोड रेज। अच्छा, अगर हम बीच में यहाँ पर कोई मेटेलिक प्लेट रखेंगे, जब ये कैथोड रेज जाएंगी ना तो इस मेटेलिक प्लेट की शेडो पीछे वाल पे आएगी। सो इसका मतलब है कि कैथोड रेज दे फॉलो ए स्ट्रेट पाथ, दे ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, दैट इज व्हेन ए मेटेलिक प्लेट is kept in the path of cathode rays, its shadow is formed on the wall opposite to कैथोड। तो ये कैथोड है, इसके अपोजिट यहां पर वाल है। इस मेटेलिक प्लेट की यहां पर क्या बनेगी? शेडो। जब ये कैथोड रेज क्या मूव हो जाएंगे अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। यहां तक आया समझ में? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अच्छा, ये था गिलास ट्यूब, यहां पर था कैथोड, यहां पर था एनोड, और यहां पर क्या था? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जब यहां से जाती है ना कौन सी कैथोड रेज, ये करती है ना स्ट्राइक दिस गिलास वाल से, दैट इज बियॉन्ड एनोड, तो यहां पर ग्रीनिश ग्लो होता है, तो whenever the cathode rays strike the glass wall beyond the anode, there appears greenish glow। यहां तक आया समझ में? तो लिखो ये पॉइंट, when the cathode rays strikes the glass wall beyond anode, a greenish glow appears there। आया समझ में? यानी जब यहां से कैथोड रे जाएंगी बियॉन्ड एनोड, इस वाल पे क्या करेंगी स्ट्राइक, यहां पर क्या होगा? एक ग्रीनिश ग्लो आएगा। यहां तक आया समझ में? देखो कैथोड रे यहां से स्टार्ट होती है, इसका यहां पर क्या चार्ज है? ये नेगेटिव प्लेट है, ये क्या है? पॉजिटिव प्लेट है कि नहीं? तो ये रेज इस तरफ जाती है ना, इसका मतलब है जब ये जाती है किसकी तरफ? एनोड की तरफ, तो इनका अपोजिट चार्ज होगा ना टू दैट ऑफ एनोड, तो इसका क्या चार्ज है? नेगेटिव। यहां तक आया समझ में? तो ये एक्चुअली नेगेटिव पार्टिकल्स मूव होते अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। यहां तक आया समझ में? उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कैथोड रेज। देखो यहां से एनोड रे कैथोड रेज आती है, कैथोड रे कहां से स्टार्ट होती है? नेगेटिव से, तो इनका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि अब ये जाती है ना पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करता है, तो इनको होगा ना नेगेटिव चार्ज। और इन कैथोड रेज में जब नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज किसका है? यहां पर जब गैस आयोनाइज हुआ तो ये है असल में। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब मूव होते अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, उसी को हम क्या कहते हैं? कैथोड रेज। तो ये है ना कैथोड रेज, चाहे हाइड्रोजन गैस हो उसकी कैथोड रे किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन की। चाहे नाइट्रोजन गैस हो उसकी कैथोड रे किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से। चाहे ऑक्सीजन गैस हो उसकी कैथोड रे किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से। चाहे आर्गन गैस हो उसकी कैथोड रे किससे बनी है? इलेक्ट्रॉन से।
चाहे कोई भी गैस हो, उसकी कैथोड रे किससे बनेगी? इलेक्ट्रॉन से बनेगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे इससे, तो तभी आएगा ना ग्रीनिश ग्लो, आएगा ना। चाहे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो, चाहे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां स्ट्राइक हो, चाहे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां स्ट्राइक हो, चाहे आर्गन के इलेक्ट्रॉन यहां स्ट्राइक हो, या ये भी कह सकते हैं चाहे कैथोड रे ऑफ हाइड्रोजन यहां पर स्ट्राइक हो, चाहे कैथोड रे ऑफ नाइट्रोजन यहां पर स्ट्राइक हो, चाहे कैथोड रे ऑफ ऑक्सीजन यहां पर स्ट्राइक हो, चाहे आर्गन की कैथोड रे यहां पर स्ट्राइक हो, हर एक की कैथोड रे होगी ना सेम। तो यहां पर जो ग्रीनिश ग्लो है ये हर एक कैथोड रे से आएगा ना सेम। यहां तक आया समझ में? तो वी कैन से द ग्लो प्रोड्यूस्ड हियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। कहेंगे ना द कलर प्रोड्यूस्ड हियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, क्योंकि हर एक गैस की कैथोड रे की यहां पर ग्लो क्या आता है? ग्रीनिश ग्लो आता है। जब भी कोई कैथोड रे यहां पर स्ट्राइक करेगी तो ग्लो हमेशा क्या आएगा? ग्लो आएगा ना, कलर क्या आएगा? हमेशा ग्रीनिश ग्लो। तो यहां पर नोट लिखो इसी के साथ, नोट द कलर appeared on the glass wall beyond anode is independent of नेचर ऑफ गैस। इसका मतलब है हर एक कैथोड रे जब यहां पर स्ट्राइक होगी किसी भी गैस की, तो कलर हमेशा क्या आएगा? ग्रीनिश ग्लो आएगा। यहां तक आया समझ में? यहां तक नोट करो पहले। अच्छा, अगर यही कैथोड रेज यहां पर अगर ये स्ट्राइक किसी होगी एनोड से, या कोई और मेटेलिक प्लेट रखेंगे, कोई और सबस्टेंस रखेंगे, जब ये उसके साथ कोलाइड करते हैं तो वो सबस्टेंस वार्म होता है। क्या होता है? देखो ये कोई सबस्टेंस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब इसके साथ क्या करेंगी स्ट्राइक कैथोड रेज, तो इसकी सरफेस क्या बनेगी? वार्म बनेगी। इसका मतलब है ये जो कैथोड रेज है इनका एक पार्टिकल नेचर है और इनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। जब वो इसके साथ स्ट्राइक करेंगे काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, वो किस में कन्वर्ट होगी? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो लिखो और एक पॉइंट तीसरा, द कैथोड रेज हैव particle nature and kinetic energy, that is when they strike on the surface of a substance, it वार्म्स अप। समझ आया? ये कोई सबस्टेंस है, इसके साथ कैथोड रे क्या करेगी? स्ट्राइक, और इसकी सरफेस क्या बनेगी? वार्म। इससे हमें पता चलता है कि ये जो कैथोड रे इसका पार्टिकल नेचर है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। यहां तक अभी स्क्रीनशॉट उठाओ। अच्छा, और एक पॉइंट, अगर मेरे पास पिन व्हील होगा, सपोज ये पिन व्हील है या माइका व्हील है, पिन व्हील और माइका व्हील, जब कैथोड रे इससे स्ट्राइक हो जाएंगी तो ये जो पिन व्हील है ये रोटेट करता है। समझ आया? अगर इसमें हम लाइट डालते, टॉर्च की लाइट, तो ये रोटेट नहीं होता ना। मगर जब हम कैथोड रे इसके साथ स्ट्राइक करते हैं, जब कैथोड रे इसके साथ क्या करते हैं? स्ट्राइक, ये जो व्हील है इट कम्स इनटू रोटेशन। इसका मतलब इसका पार्टिकल भी नेचर है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है और इसमें मोमेंटम भी है। यहां तक आया समझ में? सो
लिखो और एक पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कैथोड रेज कैथोड रेज ऐसे लिखो, when cathode rays strikes a pinwheel or mica wheel, it rotates. यानी ये माइका व्हील है या पिन व्हील है, जब इस पे कैथोड रेज क्या करेंगी, स्ट्राइक, इस व्हील में क्या आएगी, रोटेशन. इट शोज cathode rays have particle nature, comma, momentum and kinetic energy. यहां तक आया समझ में? यह पॉइंट नोट करो जल्दी. अच्छा देखो, हाइड्रोजन की कैथोड रे किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन से. नाइट्रोजन की कैथोड रे किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन से. ऑक्सीजन की कैथोड रे किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन से. आर्गन की कैथोड रे किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन से. कोई भी गैस हो उसकी कैथोड रे किससे हमेशा बनेगी, इलेक्ट्रॉन से. तो हर एक गैस की कैथोड रे होगी ना सेम. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि सारे गैसों की कैथोड रे सेम है. सो नेचर ऑफ द कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस. तो और एक पॉइंट लिखो, द नेचर ऑफ cathode rays, the nature of cathode rays is independent of nature of gas. That is, all the gases produce identical कैथोड रेज. आया समझ में? यहां तक आया समझ में? और एक पॉइंट, और एक पॉइंट, जब यही कैथोड रेज पास होती है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव पैलेट. ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पैलेट और नेगेटिव पैलेट है, तो ये डिफ्लेक्ट किधर की तरफ हो जाएंगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स पॉजिटिव पैलेट. तो इसका मतलब है इनका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट. तो लिखो ये पॉइंट भी. दे गेट, या कैथोड रेज गेट, कैथोड रेज get deflected towards the positive side of electric field, which shows that cathode rays have negative charge and the negatively charged particles in cathode rays were called negatrons. Then later on electrons.
ये जो कैथोड रेज हैं, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पास से गुजरते हैं, ये किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव साइड। इससे हमें पता चलता है कि कैथोड रेज का चार्ज क्या है, नेगेटिव। और जो पार्टिकल उनमें उनमें उनका भी क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को पहले क्या नाम दिया गया था, नेगेट्रॉन्स, और इन्हीं का नाम क्या रखा गया फिर बाद में, इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक आया समझ में, यह आया समझ में। और एक पॉइंट, अगर ये कोई मेटल है, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, हाईएस्ट एटॉमिक मास, जस्ट लाइक लेड, जस्ट लाइक गोल्ड, जब ये कैथोड रे क्या करेंगी, इसके पास स्ट्राइक करेंगी, तो यहां से एक्सरेज इमिट होती है। समझ आया। सो वेन एवर द कैथोड रेज, अगर ये मेटेलिक प्लेट है, कोई हैवी मेटेलिक प्लेट है, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, जब इसके साथ क्या स्ट्राइक करेंगी कैथोड रेज, तो यहां से क्या निकलेंगी, एक्सरेज। समझ आया। तो लिखो ये पॉइंट। When cathode rays strikes a metallic plate with high atomic mass, X-rays are इमिटेड। समझ आया कुछ। यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। अगर हमारे पास किसी भी सबस्टेंस की फॉइल है, कोई मेटेलिक फॉइल है या कोई गैस है, जब ये मेटेलिक फॉइल से के साथ टकराती हैं तो इसमें ये होल बनाती है, कैथोड रे उसके पास जाती है। अगर गैस है, ये गैस है और यहां से क्या पास होगी, कैथोड रेज, तो ये कैथोड रेज इसको क्या करेंगी, आयोनाइज। सो वेन एवर दे स्ट्राइक विद द मेटेलिक फॉइल और एनी फॉइल, दे मेक ए होल थ्रू इट। तो जब भी कैथोड रेज किसी भी सबस्टेंस की फॉइल से जाते हैं तो यहां पर ये क्या बनाते हैं, होल। और जब ये गैस के पास गैस के थ्रू जाते हैं तब गैस को क्या करती हैं, आयोनाइज करते हैं। यहां तक आया समझ में। तो लिखो ये पॉइंट, लिखो। कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन फॉइल्स। ये अगर थिन फॉइल है, इसके साथ ये पेनिट्रेट हो जाएंगी। अगर ये गैस के पास से जाएंगी तो इस गैस को क्या करेंगी, आयोनाइज। एंड कैन आयोनाइज ए गैस थ्रू विच कैथोड रेज पास। यहां तक नोट करो। देखो जल्दी, स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इट वाज कैलकुलेटेड बाय मुल्कन इन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो वो आपको फिजिक्स में डिस्कस करना है, हम खाली डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज इज टू मास। सिंपल डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास is called specific charge. Specific charge SC, specific charge. तो SC is equal to charge divided by mass.
तो इट इज यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या आएगा कूलम, इसका क्या आएगा केजी, कूलम पर केजी। तो पहले यहां तक लिखो जल्दी। अब हमें क्या करना है डिस्कस, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या आएगा वो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स मास। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E बाई एम इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। किसके बराबर आएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। यही है ना, हमें डिस्कस करना है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही हमने किया ना। अब देखो यह है -31, जब ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा +31, 31 - 19, 31 - 19, ये क्या आएगा यहाँ पर 12। तो यह आएगा 10⁻12 कूलम पर केजी। आप इसको करो क्या डिवीजन, तो यह आएगा 0.175। तो ये क्या बचेगा यहां पर, यह बचेगा यहां पर इंटू 10⁻12 कूलम पर केजी। तो ये पॉइंट इधर ले जाओ 1.75, यहां पर एक कम होगा तो 10⁻11 कूलम पर केजी is the specific charge of electron। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट में इतना बचेगा 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। और ये किसने कैलकुलेट किया था, जे थॉमसन ने। समझ आया यहां तक, जे थॉमसन ने ये कैलकुलेट किया था, यहां तक नोट करो। अब देखो चाहे वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, सबका स्पेसिफिक चार्ज यही आएगा ना, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इतना ही, मास ऑफ कोई भी इलेक्ट्रॉन इतना ही है ना। तो वी कैन से स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। तो लिखो ये पॉइंट भी। E by m of electron is independent of nature of gas। यानी ये हमेशा क्या निकलेगा कांस्टेंट। यहां तक आया समझ में, यह आया समझ में, इसको नोट डाउन करो। अच्छा, अब तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। यू नो दैट ये जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, जिसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो अब प्रोटॉन डिस्कवर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है डिस्कस, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एनोड रे एक्सपेरिमेंट बोलो या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बोलो, वही गैस डिस्चार्ज ट्यूब लाना है। ये वो ट्यूब है 50 सेंटीमीटर का, कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। अच्छा, यहां पर क्या है, एक मेटेलिक प्लेट है, दिस इज। अच्छा, यहां पर आप एक प्लेट रखो मगर इसमें होल्स बनाओ। अच्छा, अब यहां से भी क्या करो, जिंक सल्फाइड की कोटिंग, और यहां से भी किसकी कोटिंग करो, ZnS स्क्रीन, और यहां से भी ZnS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड। इसको कनेक्ट करो विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसको कनेक्ट करो
with the negative terminal of the battery. Sorry. Acha, this is anode. Anode is positive and this is connected to negative terminal. This is called कैथोड. मगर इस कैथोड में क्या है? पोर्स. सो इसमें इस कैथोड में जो पोर्स है ना, इन पोर्स की वजह इसको हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड. परफोरेटेड कैथोड. प्रेशर वही रखो 10 रेज पावर -4. कोई भी गैस रखो, इसमें हाइड्रोजन गैस रखो, ऑक्सीजन गैस रखो, या नाइट्रोजन गैस रखो, या आर्गन गैस रखो, और पोटेंशियल उतना ही रखो, 10,000 टू 20,000 वोल्ट रखो. अब यहाँ पर गैस क्या होगा? आयोनाइज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर वो गैस को आयोनाइज करते. तो सीधे देखो यहाँ पर गैस क्या होगा? आयोनाइज. जब गैस होगा आयोनाइज, यहाँ से इनविजिबल रेज हमें मिलेंगी ना, तो इस साइड जो रेज जाएंगी इनको हम क्या कहते थे? इनको हम कहते थे कैथोड रेज, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड. सो दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज. मगर क्या होगा कि ये है ना, यहाँ पर ये जिंक सल्फाइड, यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन आएगी. जैसे यहाँ पर फ्लक्चुएशन आई थी ना, यहाँ पीछे इसमें भी फ्लक्चुएशन आएगी. इसका मतलब है यहाँ से भी एक इनविजिबल रेज आई है जो इन पोर्स से पास हुई. यानी हमें लगा वो कहां से स्टार्ट हो गई? एनोड से, और मूव टुवर्ड्स कैथोड. सच रेज वी आर कॉल्ड एनोड रेज. समझ आया? द रेज दैट मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड आर कॉल्ड एनोड रेज. एनोड रेज और कैनल रेज, CANAL, कैनल रेज. देखो क्या होगा, इसमें गैस है, यहां पर वो गैस क्या होगा? आयोनाइज. यहां से इनविजिबल रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, उनको हम क्या कहते थे? कैथोड रेज. और यहां से और रेज आएंगी जो मूव होंगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड. इन पोर्स के बीच में से निकलेंगी, यहां से तो यहां पर क्या आएगी? यहां पर फ्लक्चुएशन आएगी. वो रेज जो स्टार्ट हो गई फ्रॉम एनोड टू कैथोड, उनको हम क्या कहते हैं? एनोड रेज. और इन पोर्स के से पास हुई ना, सो ये रेज पास हुई ना थ्रू दीज पोर्स, सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड कैनल रेज आल्सो. यहां तक आया समझ में? अब ये एनोड रेज की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे. वही लिखो. अच्छा देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर गैस हुआ ना आयोनाइज, तो गैस को क्या हुआ? अगर हाइड्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस को क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. यही बनेगा ना, यही बनेगा. अगर नाइट्रोजन गैस होगा उसको क्या होगा? वो बनेगा N पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. अगर इसमें ऑक्सीजन गैस होगा वो बनेगा O पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. यही आएगा ना. अच्छा अगर यहाँ पर आर्गन होगा वो क्या बनाएगा? आर्गन पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. यही आएगा ना. अच्छा अब देखो यहां तक हुआ. ये जो रेज स्टार्ट हो गई फ्रॉम एनोड टू कैथोड, सच रेज आर कॉल्ड एनोड रेज. और एनोड रेज कहां से पास हुई? पोर्स से. सो दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड कैनल रेज. अब इनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे. यहां तक पहले स्क्रीनशॉट उठाओ. अच्छा वही प्रॉपर्टी जो कैथोड रेज की है वही थोड़ी प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज. पहली प्रॉपर्टी क्या थी वहां पर? दे मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. अगर बीच में आएगी कोई भी मेटालिक प्लेट, उसकी शेडो कहां पर आएगी? पीछे. इसी तरह एनोड रेज में होता है. सो दे मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. दूसरा पॉइंट. अच्छा दूसरा पॉइंट, जब ये किसी के साथ टकराएंगी ये रेज, उसकी सरफेस क्या हो जाएगी? वार्म. इसका मतलब है इसका पार्टिकल नेचर है और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, उसमें मोमेंटम भी है. सो दे पोजेस या दे हैव पार्टिकल नेचर
या पार्टिकल कैरेक्टर, कामा काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम and kinetic energy, because when they strike mica wheel or pinwheel, it rotates. समझ आया? जब ये रेज कैथोड रेज ये एनोड रेज जब ये पिन व्हील को क्या करेंगे स्ट्राइक, तो वो व्हील क्या आएगा, वो रोटेशन में आएगा। इसका मतलब है इसका पार्टिकल कैरेक्टर है, इसमें मोमेंटम है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है। वही मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई, व्हील में, और दैट इज वाई दैट व्हील रोटेट्स। यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। अच्छा देखो, ये जब रेज जाती है ना इन पोर से, यहां पर ये क्या करती है स्ट्राइक, और यहां पर क्या होता है फ्लक्चुएशन होती है, यहां पर ग्लो होता है। समझ आया? यहां पर जैसे कैथोड रेज की यहां से ग्रीनिश ग्लो आता था, और वो जो कलर यहां पर आता था दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। मगर ये कैनल रेज जाएंगी ना यहां से एनोड रेज कहां से जाएगी, यहां से स्टार्ट कहां से हुई, एनोड से, किधर जाती है कैथोड की तरफ, मींस नेगेटिव की तरफ। तो इनका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर कौन से पॉजिटिव चार्ज है, H पॉजिटिव, N पॉजिटिव, O पॉजिटिव, आर्गन पॉजिटिव। अगर यहां पर हाइड्रोजन गैस होगा तो इन पोरों से क्या पास होगा, H पॉजिटिव। अगर यहां पर नाइट्रोजन गैस होगा तो इन पोरों से क्या पास होगा, नाइट्रोजन पास होगा। अगर इसमें ऑक्सीजन होगा तो इन पोरों से क्या पास होगा, O पॉजिटिव। अगर यहां पर आर्गन गैस होगा तो इन पोरों से क्या पास होगा, आर्गन पास होगा। तो हर एक गैस की अलग अलग होगी ना अपनी एनोड रे। हाइड्रोजन की एनोड रे किससे बनी है, H पॉजिटिव से। नाइट्रोजन की एनोड रे किससे बनी है, N पॉजिटिव से। ऑक्सीजन की एनोड रे किससे बनी है, O पॉजिटिव से। आर्गन की एनोड रे किससे बनी है, Ar पॉजिटिव से। ठीक है, अब देखो गैस आयोनाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए, दैट इज कॉल्ड कैथोड रे। मगर ये जो पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल है वो मूव होंगे ना टुवर्ड्स अपोजिटली चार्जेड ये प्लेट, सो सच इज कॉल्ड एनोड रे बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड। तो इसकी एनोड रे H पॉजिटिव है, इसकी एनोड रे N पॉजिटिव है, ऑक्सीजन की एनोड रे O पॉजिटिव है, और Ar की ये क्या है, आर्गन की क्या है एनोड रे, Ar पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर हमेशा ग्रीनिश ग्लो आता था क्योंकि सारे गैसों की एनोड कैथोड रे है ना सेम, मगर यहाँ पर है ना एनोड रे डिफरेंट। हाइड्रोजन की एनोड रे किससे बनी है, H पॉजिटिव से। देखो कैथोड रे किससे बनी थी, इलेक्ट्रॉन से। तो हर एक गैस की कैथोड रे थी ना सेम, डिफरेंट मत थी, इसलिए यहां पर ग्रीनिश ही ग्लो आता था हमेशा। मगर अब एनोड रे देखो, हाइड्रोजन की एनोड रे किससे बनी है, H पॉजिटिव से। नाइट्रोजन की एनोड रे किससे बनी है, N पॉजिटिव से। ऑक्सीजन की एनोड रे किससे बनी है, O पॉजिटिव से। तो हर एक गैस की अपनी अपनी एनोड रे है ना, जब वो स्ट्राइक करेंगे तो कलर होगा ना चेंज, होगा कि नहीं, हर एक एनोड रे का अपना अपना कलर आएगा ना। तो अच्छा, जब एनोड रे जिंक सल्फाइड स्क्रीन से करेंगे स्ट्राइक तो यहां पर आएगा ग्लो, यहां पर कोई कलर आएगा, एंड द कलर ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। क्योंकि हर एक एनोड रे का अपना अपना कलर होगा, तो हर एक गैस का अपना अपना अलग अलग कलर होगा। तो इसका मतलब है द कलर प्रोड्यूस्ड बाय एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। तो लिखो व्हेन एनोड रेज स्ट्राइक गिलास वॉल beyond cathode, beyond perforated cathode, fluctuation
is caused on the wall, यानी एनोड रे आई यहां से, स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड, तो यहां पर क्या आएगी, फ्लक्चुएशन। और यहां पर जो भी कलर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे, क्योंकि हर एक गैस की अपनी अपनी एनोड रे है ना। आया समझ में? तो लिखो द कलर produced by anode rays depends upon nature of gas। यहां तक आया समझ में? कैथोड जब आती थी ना, कैथोड रे किससे बनी थी, इलेक्ट्रॉन से, तो यहां पर एक ही कलर आता था। मगर जब एनोड रे यहां पर स्ट्राइक करेगी, हाइड्रोजन की एनोड रे अलग है, नाइट्रोजन की एनोड रे अलग है, ऑक्सीजन की एनोड रे अलग है, तो यहां पर एक अलग अलग कलर आएगा। तो कलर प्रोड्यूस्ड बाय एनोड रे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। यहां पर कलर एक ही आएगा कैथोड रे से, मगर एनोड रे से आएंगे डिफरेंट कलर्स। अगर हाइड्रोजन की एनोड रे होगी तो एक कलर आएगा, अगर नाइट्रोजन की एनोड रे होगी तो और एक कलर आएगा, अगर ऑक्सीजन की एनोड रे होगी तो और एक कलर आएगा। यहां तक आया समझ में? अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कैथोड रे डिफ्लेक्ट होंगी टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। इससे पता चलता है कि इनका क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो लिखो द एनोड रेज are deflected towards the negative side of electric field, showing that anode rays have पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एनोड रेज किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, एनोड रे जाएंगी और डिफ्लेक्ट किधर हो जाएंगी, नेगेटिव साइड की तरफ। तो इनका क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अगर कैथोड रे मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगी, पास हो जाएंगी, तो वहां पर डिफ्लेक्ट होंगी। अगर इसी तरह एनोड रे जाएंगी, किससे पास हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड से, तो वहां से भी क्या हो जाएंगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सपोज ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, अगर कैथोड रे जाएंगी तो हो जाएंगी डिफ्लेक्ट ऐसे, अगर एनोड रेज हो जाएंगी तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे। समझ आया? यानी बोथ कैथोड रेज एज वेल एज एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हमें पता चलता है इनका मैग्नेटिक नेचर भी है। यहां तक आया समझ में? तो दोनों में ये पॉइंट लिखो कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, एनोड रेज आर आल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी पॉइंट लिखो। अच्छा, ये पॉइंट लिखो, एनोड रेज आर आल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है एनोड रे जब जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड से पास तो वहां पर डिफ्लेक्ट होंगी, इसका मतलब है इनका मैग्नेटिक नेचर है। इसी तरह कैथोड रेज अगर मैग्नेटिक फील्ड से जाएंगी वो भी क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट। इसका मतलब है कैथोड रेज का भी क्या है, मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि एनोड रे हो या कैथोड रे उनमें है ना चार्जड पार्टिकल। सो व्हेनेवर चार्जड पार्टिकल मूव इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। है ना सोरी एसिड एक्सपेरिमेंट जो पढ़ी है 10th में। यहां तक आया समझ में? यहां तक स्क्रीनशॉट उठा। अच्छा, और एक पॉइंट, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज। यहां तक आया समझ में? देखो स्पेसिफिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज इज टू मास, यही है ना। द रेशियो ऑफ चार्ज इज टू मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। अगर मास ज्यादा हुआ स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, कम, है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 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 सबका चार्ज है ना सेम, या यहाँ पर +1 है +1 है +1 है +1 है +1 है, तो चार्ज है ना सेम, खाली मास होगा चेंज।
H पॉजिटिव का मास कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा कि नहीं? क्योंकि हर एक का अपना अपना एटॉमिक मास है ना। H पॉजिटिव का अपना मास होगा, N पॉजिटिव का इससे ज़्यादा होगा, O पॉजिटिव का इससे ज़्यादा होगा, Air पॉजिटिव का इससे और ज़्यादा होगा, कोई और गैस होगा तो इससे ज़्यादा होगा। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? कम होगा। तो अगर मास ज़्यादा होगा स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? कम होगा। ये पॉइंट याद रखो। अब देखो, इन सारे चार्जड पार्टिकल में किसका मास कम है? H पॉजिटिव का मास कम, स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा। ये भी कह सकते हैं ना, मास कम स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा। ये भी कह सकते हैं ना। इसका मास कम है, इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या आएगा? ज़्यादा। इसका मास कम है, इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या आएगा? कम। इसका मास ज़्यादा है, इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या आएगा? कम। इसका ज़्यादा है तो इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या आएगा? कम आएगा। इसका कम है मास, इसका स्पेसिफिक चार्ज बहुत ज़्यादा आएगा। सो दैट इज़ वाई कन्वेंशनली दिस हैज़ बीन ट्रीटेड एज प्रोटॉन, क्योंकि इसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा है देन रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयन्स। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? तो यहाँ तक लिखो बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन ये लिखो यहाँ पर पॉइंट लिखो, पॉइंट बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन E by M means specific charge of H positive is more than rest positive ions, so treated as प्रोटॉन। तो यही प्रोटॉन है। यहां तक आया समझ में? H पॉजिटिव का स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटॉन। यहां तक आया समझ में? क्योंकि इसका मास कम है, स्पेसिफिक चार्ज आएगा, मास कम स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा। यहां तक आया समझ में? जितना चार्ज इसको होगा उसका अपोजिट होगा ना इसका भी चार्ज। यहां तक आया समझ में? जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन को है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज है, उसी का अपोजिट इसका चार्ज होगा ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 × 10⁻⁻19, इसका भी वही आएगा ना। कन्वेंशन डिफरेंट है, इसका नेगेटिव कन्वेंशन है, इसका पॉजिटिव कन्वेंशन है। तो स्पेसिफिक चार्ज या प्रोटॉन किसके बराबर आएगा? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर आएगा? E/m। चार्ज या प्रोटॉन किसके बराबर आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन का है 1.6 × 10⁻⁻19, वो है नेगेटिव साइन कन्वेंशन। ये क्या आएगा? पॉजिटिव में, तो वो भी आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन आपको ऑलरेडी पता है ना, 1.66 × 10⁻⁻27 kg है कि नहीं? ये पता है ना आपको ये चीजें? तो करो जल्दी। 1.66 या 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये किसके बराबर है? 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो E/m ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर आएगा? ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा ना +27। तो यहाँ पर इसको क्या होगा? यहाँ पर इसको रेशो आएगा, तो लास्ट में जो रेशो बचेगा वो आएगा बराबर अच्छा 27 - 19, तो यह आएगा 8। तो यहाँ पर बचेगा 10⁸ कूलम पर kg, और 1.67 डिवाइड बाई 1.66 इज इक्वल टू 1.006 इंटू 10⁸ कूलम पर kg। ऐसे लिखो 1.006 इंटू 10⁸ कूलम पर kg। सो दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यहाँ तक आया समझ में? ये लिखो। यहां तक आया समझ में? अब देखो, यहां पर पॉजिटिव एनोड रे क्या है? H पॉजिटिव। यहां पर क्या है? N पॉजिटिव। यहां पर क्या है? O पॉजिटिव। यहां पर क्या है? Ar पॉजिटिव। तो इनका स्पेसिफिक चार्ज भी आएगा ना डिफरेंट। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रे आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो लिखो ये पॉइंट भी लिखो यहां।
E by m of anode rays depends upon nature of the gas. यहां तक आया समझ में? क्यों? क्योंकि इसकी एनोड रे H पॉजिटिव से बनी है, इसकी N पॉजिटिव से, इसका O पॉजिटिव से, Ar पॉजिटिव, इसका मास कम है, इसका ज़्यादा है, इसका उससे ज़्यादा है, उसका उससे ज़्यादा है। चार्ज तो सेम रहेगा 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मगर मास हुआ ना चेंज, तो स्पेसिफिक चार्ज भी क्या होगा? चेंज। तो हर एक गैस की एनोड रे का अपना अपना स्पेसिफिक चार्ज आएगा। तो E by m ऑफ एनोड रेज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। मगर वहां पर कैथोड रेज में क्या था? इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, क्योंकि वहां पर खाली इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी सेम है और मास भी सेम है। यहां तक आया समझ में? इस तरह हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस किया। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।